नमस्कार साथियों। देखिए आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th की सोशल साइंस में चैप्टर 4 जो इकोनॉमिक्स का है यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए पहली बात करते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण पर बात करेंगे आराम से। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या कहा है, वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को पैसा को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पैसे के साथ एक साथ लाके खड़ा कर देना, यानी कि ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटेलिजेंसी ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की इकोनॉमी को विश्व की मुद्रा को पैसे को आपस में लाने यानी कि पूरे समूचे विश्व को एक साथ लाके खड़ा कर देना, एकीकरण। फिर इसके बाद आपका आएगा उदारीकरण। तो उदारीकरण क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना, यानी कि सरकार जो व्यापार के बीच में प्रतिबंध लगाए रखती है उसे हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है मीन्स द रिमूव ऑफ बैरियर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो व्यापार है व्यापार के ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं उन रिस्ट्रिक्शन को हटाने को ही क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। थर्ड जो आपका आएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएगा। तो थर्ड में क्या है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहते हैं, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जो पूरे देश में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं, यानी कि पूरे देशों में पूरे नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती हैं जो एक से ज़्यादा देशों में अपने व्यापार की शाखाएं यानी व्यापार चालू चलाती हैं एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर। ठीक है। और अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो कैसे ट्रेड को नियंत्रण करती हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहली बात है स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना और संयुक्त उत्पादन के स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेश के लिए धन उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी देना, यानी कि जो लोकल इंडस्ट्री हैं जो किसी देश के अंदर लोकल इंडस्ट्री हैं उनमें वो क्या करती है, एक तो एक टेक्नोलॉजी का रूप देती है उनके साथ मिलकर जो इकोनॉमी निवेश है यानी कि इन्वेस्टमेंट कर देती है। दूसरा स्थानीय कंपनी को खरीदना उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना, और जो लोकल कंपनी है उसे बायआउट कर लेते हैं यानी कि परचेस कर लेती हैं मल्टीनेशनल कंपनियां और उसके बाद अपना प्रचार प्रसार कर देती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं चॉइस ऑफ गुड्स बायर, बहुत सारी प्रकार की गुड्स लाती हैं मार्केट में। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना, और जो हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं जो छोटे उत्पादन करती हैं उनको ऑर्डर देती हैं कि आप हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, जिससे क्या होता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड। दूसरा इन कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति, यानी कि ये क्या करती है मल्टीनेशनल कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों से क्या करती हैं साझेदारी बना के रखती हैं। चलिए आगे करते हैं विदेशी बाजार व्यापार और बाजारों का एकीकरण, यानी कि जो विदेशी व्यापार है यानी कि फॉरेन ट्रेड है या बाजारों का एकीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन मार्केट के चलते मार्केटों को ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, मार्केटों को क्या कर दिया ग्लोबलाइजेशन कर दिया, जिससे कि मार्केट एक साथ आ गए। सबसे पहले एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तु व सेवाओं का आयात निर्यात करना। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदना या बेचना ही क्या कहलाता है अपना विदेश व्यापार कहलाता है। जैसे मानो हमने किसी देश को कुछ बेचा और वहां से लिया, यानी कि एक वन कंट्री टू अनदर कंट्री टू एक्सचेंज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थिंग्स, यानी कि वस्तु या सेवाओं को या तो इंपोर्ट करना मतलब खरीदते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं बेचते हैं, यानी कि आयात निर्यात करना। दूसरा वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार, अब आपको पता है कि जब ऐसा ये चलेगा तो वस्तुएं भी एक बाजार से दूसरी जगह, जैसे भारत से चाइना जाती हैं और चाइना से भारत आती हैं, तो वस्तुएं क्या करती हैं ट्रैवल करती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, यानी कि वन मार्केट टू अनदर मार्केट।
बाजार में अब वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, यानी कि कस्टमर जो होता है उसके पास चॉइस होती है, विकल्प होता है। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होता है। बाजारों के अंदर जो थिंग्स हैं, जो वस्तु हैं, जो गुड्स हैं, उनकी जो प्राइस होगी वो इक्वल रहेगी। दो देशों के उत्पादन एक दूसरे दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, मतलब अगर मानो वही चीज हम बनाएंगे, वही पाकिस्तान या चाइना कोई बनाता है, तो दोनों देश एक देश से दूसरे देश में दोनों के बीच में बहुत गैप है, लेकिन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आ जाता है। अब बात करते हैं व्यापार अवरोधक का महत्व, यानी कि व्यापार के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, वो क्यों है, वो महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहली बात है, वे नियम तथा कानून जो देश के आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर अंकुश लगाना, यानी कि उस पर प्रतिबंधित करना या उन्हें किसी प्रकार से रोका जाना ही क्या कहलाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाना उनके ऊपर, वो व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। यानी कि WTO का महत्व क्या है। ठीक है, सरकार व्यापक अवरोधों का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश, देखिए कोई भी देश जो पूरी तरीके से किसी दूसरे देशों पे या ज़्यादा से ज़्यादा एक्स इम्पोर्ट पर डिपेंड होता है, वो ये व्यापार अवरोध लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी देश से कोई सामान मंगाएंगे, वस्तुओं को मंगाएंगे, मात्रा ज़्यादा आयातित होने, तो इससे क्या होगा, उस देश की इकोनॉमी हालत और डाउन हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, कुछ जो मेन इकोनॉमिक्स सेक्टर है उसकी बात कर लेते हैं। केंद्र एवं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भारत में विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना है, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं, यानी कि देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी कंपनियां लाना है, विदेशी निवेश चाहिए, तो इसके लिए एक वर्ड हुआ है जिसका वर्ड है सेज, SEZ, सेज, इसे हिंदी में इंग्लिश में सेज ही कहा जाता है। यह है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। ये एक विशेष प्रकार की आर्थिक स्थिति बनाता है, आर्थिक क्षेत्र को तैयार करता है, जिससे जो विदेशी कंपनियां हैं, जो फॉरेन इंडस्ट्री हैं, वो भारत में आके पैसा लगाएं, जो भारत दूसरे देशों में जाके पैसा लगाएं, जिसके लिए वो कुछ सुविधाएं, कुछ स्पेशलाइज फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण, मनोरंजन आदि चीज, जिससे क्या होता है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो हमारी तरफ आए और हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करें। इसे सेज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। अब हम भारत के हैं, तो हम वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन है, इसके भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़े, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहली बात है, स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ, यानी कि जो लोकल प्रोडक्शन है और जो विदेशी यानी कि फॉरेन प्रोडक्शन है, दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है, हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, जिससे कंज्यूमर को प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, दूसरा, उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं, यानी कि जो कंज्यूमर है उसके पास पहले से ज्यादा विकल्प हैं, चूज है, ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस होगी उसके, और भी अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लो प्राइस होगी, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो सके, तो कंज्यूमर ने इसमें अपना फायदा बहुत ज्यादा होता है। विदेशी निवास निवेश सॉरी, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें वृद्धि हो रही, इंक्रीज हो रहा है। हर एक देश का सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स में जो सहायता करता है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे कि देश की वृद्धि हो रही है। भारतीय निवेश में भी विदेशों का बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो इससे भारत को फायदा होता है। उद्योगों एवं सेवाओं में नए रोजगार, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो बेरोजगारी थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसमें नए नए लोगों को काम मिल रहा है, काम मिल रहा है तो रोजगार मिल रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जिससे गरीबी में भी मदद मिलती है। नए इंडस्ट्री उभर के आ रही हैं, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजियां आ रही हैं। शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई, और जो भारत में बड़े लेवल पे जो कंपनियां हैं, जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं, वो बहुत ज़्यादा इनसे लाभान्वित हो रही हैं, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है उन्हें। और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया, यानी कि इन्होंने अपने प्रोडक्शन को हाई लेवल तक पहुंचा दिया। बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग, यानी कि जो भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो लार्ज इंडस्ट्री हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में उभरने का एक मौका मिल रहा है, जिसके चलते वो मल्टीनेशनल कंपनी बन सकती हैं और विभिन्न देशों में अपना व्यापार की शाखाएं खोल सकती हैं, यानी कि व्यापार को चला सकती हैं। सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर,
यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं, जो ऐड करती हैं, उनके लिए भी एक नया अवसर सामने देखने को मिल जाता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, थोड़े कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, हमने को टोटल कितने 5 क्वेश्चन लिए हैं, और इन पांचों क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो इस चैप्टर से आपके 3 4 5 नंबर के सभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को एंड तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो इस समय सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी ये वीडियो अच्छी लगे, उनका भी भला हो सके। चलिए दूसरी सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं। तो दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हुई, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो दूसरे देशों में यानी कि फॉरेन में जाके उसके प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करती हैं, या उस प्रोडक्शन पर कैसे अपना कंट्रोवेशन बनाती हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कंपनियां होती हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं, यानी कि अपने अलग अलग शाखाएं खोलती हैं, अलग अलग जगह अपना बिजनेस स्थापित करती हैं अलग अलग देशों में। यानी कि इसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वैश्वीकरण का अर्थ ही होता है अर्थव्यवस्था में विश्व अर्थव्यवस्था को, यानी कि वैश्वीकरण का सिंपल भाषा में अगर हम अर्थ समझे तो वो क्या कहता है? वही कहता है कि एक अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में समा जाए या उसके साथ मिलना जैसा समाव पैदा करती है, उसे ही कहते हैं। चलिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका। वह राष्ट्रीय कंपनियों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा भी अनेक प्रकार से फैलाव कर सकते हैं। सबसे पहला, वह ऐसे स्थानों पर अपने उत्पादन केंद्र स्थापित करती है जो बाजार के बिल्कुल निकट है। अब आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो ऐसी जगह अपना वो कंपनी खोलेंगे जहां उनके पास में क्या हो, बाजार हो, यानी कि मार्केट उनके बहुत करीब हो, निकट हो, ताकि माल बेचने में उन्हें आसानी से लाभ मिल सके और आसानी से उन्हें कस्टमर मिल सके। यानी बाजार नहीं होगा तो कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? दूसरा, वे ऐसे स्थानों को चुनती हैं जहां उन्हें भिन्न प्रकार के कारीगर, जैसे विभिन्न प्रकार के श्रमिक चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, मजदूर सस्ते मिल जाएं, एम्प्लॉय लो क्वालिटी के मतलब लो प्राइस पे मिल जाएं, ट्रैवल के साधन मिल जाएं, स्थानीय सरकारें सहायता दें, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो उनको बहुत ज़्यादा सहायता दें, उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। ऐसे में उत्पादन लागत कम रहेगी और लाभ की संभावना बन जाती है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अगला क्या कहता है? कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से मिलकर काम शुरू करती हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो क्या कहती हैं, लोकल जो इंडस्ट्री होती हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकती हैं, उनके साथ मिलती हैं, जिससे कि उन्हें उत्पादन खर्चा कम हो जाता है और घाटे की कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां को स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, यानी कि जो लोकल कंपनियां होती हैं, तो इंडस्ट्री होती है, उन्हें वो क्या करती हैं, परचेस कर लेती हैं और अपने उत्पादन को आगे बढ़ा देती हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि कोई लोकल कंपनी है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है, उसे वो खरीद लेती हैं। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी वस्तु के निर्माण में काम आने वाली विभिन्न कल पुर्जे, यानी कि स्थानीय उद्योगों की इकाइयों से तैयार करवा लेते हैं। यानी कि जो आपको सुना होगा लघु उद्योग होते हैं, इनमें इनसे भी वो काम ले लेते हैं। विदेशी व्यापार व्यापार है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? विदेशी व्यापार क्या है? यानी कि जो फॉरेन ट्रेड क्या है, विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यानी कि जो फॉरेन ट्रेड क्या है और ये फॉरेन के जो मार्केटिंग है उसको एक करने में, उसका ग्लोबलाइजेशन करने में किस प्रकार मदद करता है? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्या कहता है? तो विदेशी व्यापार वह व्यापार है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, यानी कि व्यापार करता है। यानी कि जो फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड विच इज अ ट्रेड इज वन वन कंट्री टू एक्सचेंज थिंग्स एंड सर्विस एंड अदर कंट्रीज। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में मदद करता है। यानी कि जो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है, ये क्या करता है, एकीकरण को मदद करता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को सिद्ध करता है, ग्लोबलाइजेशन को बनाए रखने में मदद करता है। और जो ग्लोबलाइजेशन है वो आज भी क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन आज भी हमारी वही पुरानी विचारधारा पर काम करता है, जिसको हमने कई बार पढ़ा भी होगा आप सभी ने, कि वसुम देव कुटुम्बकम एव, यानी कि ये धरती क्या है, ये
पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और इसमें रहने वाले सभी हमारे भाई बंधु हैं। ऐसे ही ये कहता है ग्लोबलाइजेशन कि वर्ल्ड क्या पूरा एक घर परिवार है, इसमें हम सब क्या करेंगे, मिलजुल के इसमें अपना व्यापार चलाएंगे। यदि उनका माल अच्छा, अब जैसे ये देखो, विदेशी व्यापार के कारण एक देश के पदक वर्ग अपना माल दूर दूर देशों तक भेज सकता है, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है या इंटरनेशनल ट्रेड है उसके चलते एक कंट्री अपना जो मटेरियल है वो दूसरी कंट्री में बेच सकता है। जैसे कि भारतीय उत्पादक भारत से दूसरी देश, जैसे सूती कपड़ा, भारत क्या करता है, सूती कपड़ा बाहर भेजता है, पटसन, लोहा, ये सारी चीजें बाहर भेजता है, वस्तुओं को निर्यात करता है यानी कि बाहर भेजता है। और आयात का मतलब खरीदना, यानी कि इम्पोर्ट का मतलब होता है खरीदना, किसी बाहर के देश से हम अपने देश में इन कर रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं, यानी कि निर्यात कर रहे हैं, सॉरी आयात कर रहे हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब भारत से किसी दूसरे देश में सामान भेजा जाता है, यानी कि निर्यात किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं निर्यात। जैसे कच्चे तेल, हवाई जहाज, जैसे आपको पता है जो कच्चा तेल है जैसे डीजल, पेट्रोल है हम बाहर से मंगाते हैं, तो ये हवाई जहाजों से आयात कर सकते हैं। यदि उनका माल अच्छा और सस्ता हो तो विश्व के बाजार में उनके माल की मांग कई गुना, यानी कि आपका माल की क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़िया है और प्राइस भी अच्छी है, तो आपकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके नाम में ही चार चांद, यानी कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है और आपको लोग बहुत ज़्यादा पूछना शुरू कर देते हैं। विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप ब्लॉक मार्केट, यानी कि काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ये इसलिए बनाया गया था कि जो विदेशी व्यापार होगा यानी कि फॉरेन ट्रेड होगा, ठीक है, या इंटरनेशनल ट्रेड होगा, तो उसके अंदर जो काला बाजारी यानी कि किसी प्रकार का धोखाधड़ी वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि विश्व के बाजार में खुले आम मिलान मिलने लगते हैं, ठीक है। चीज़ें विश्व व्यापार में क्या होता है, आपको वस्तुएं हैं वो खुलेआम मिलेंगी, इसके बीच में आपका कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी जिससे कि काला बाजारी यानी कि ब्लैक मार्केटिंग हो सके। ग्राहक को विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ मिलता है, यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसे विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देश में आसानी से सस्ते दामों में और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, जब विदेशी माल के आयात पर रोक लगाई जाती है तो इससे व्यापार अवरोधक कहते हैं। व्यापारिक अवरोधक का मतलब होता है यानी कि जिस प्रकार किसी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं हम, कई बार रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं, यानी कि जब हमने किसी विदेशी माल आयात पर रोक लगाई, यानी कि मानो हम आयात का मतलब क्या होता है, किसी देश से मंगाना, हम चाइना से कोई सामान मंगाते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा चाइना का बॉयकॉट किया जाता है, यानी कि चाइना के ऊपर व्यापार अवरोधक लगाए हैं, यानी कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिसमें उसके माल को खरीदने से या माल को इंपोर्ट करने से उसे रोक दिया जाता है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण, जैसे विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर भारतीय सरकार द्वारा अवरोधक लगाए जाने के निम्न कारण। अब कई कारण भी हो सकते हैं, इसके कारण पढ़ लेते हैं। ऐसा इसलिए, यानी कि विदेशी व्यापार पर रोक क्यों लगाई जाती है, तो बात करें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विदेशी स्पर्श से देश के उत्पादन की संरक्षण प्रदान की जाए, यानी कि देसी जो प्रोडक्शन है उसे कंजर्व किया जाए। अगर हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो जो फॉरेन प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत अपने कंट्री में भर जाएंगे, तो इन्हें रोकने के लिए, ताकि हमारे खुद की कंट्री के हैं, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन है उनको कंजर्व किया जा सके। प्रतिस्पर्धा से भारत को नव उदित उद्योग ठप पड़ जाते हैं, यानी कि अब मार्केटिंग आ जाएगी, मार्केटिंग के चलते अब क्या होगा, कंपटीशन, और कंपटीशन में भारत के अंदर जो नए नए छोटे छोटे उद्योग पनप रहे हैं या बढ़ रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। ऐसे में यही उचित समझा कि केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए जिनके बिना काम चलना कठिन हो। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को ही, कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनके बगैर काम नहीं चलता, जैसे कि अनिवार्य है मशीनरी खरीदना ही पड़ेगा, उर्वरक यानी कि जो हमारे खाद हैं, फर्टिलाइजर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो इन्हें खरीदना ही पड़ेगा, इन पर हम इंस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते, अवरोधक नहीं कर सकते। इन अवरोधकों को 1991 के बाद भारतीय सरकार ने निम्नलिखित कारणों से हटाया। अब भारत ने ये अवरोध लगाए थे, भारत ने 1991 में क्या करा, इन अवरोधों को हटा दिया। कारण क्या था, भारत सरकार ने सोचा कि वह समय आ गया जब भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम है।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा, थिंग्स लगाया कि अब ये टाइम वो टाइम है जबकि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो मार्केट के अंदर कंपटीशन में भाग लेने के लिए सक्षम हो गई है, पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। और इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादक अपने मॉल से सुधार करने का प्रयत्न करेंगे, यानी कि जो मॉल हैं उसमें सुधार करेंगे ताकि उनका माल भी विदेशों में बड़ी मात्रा में बिकने सके। अब क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चीज़ों की गुणवत्ता बनाने में, यानी कि जो जो कंपटीशन होता है वो किसी भी वस्तु की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा महत्व करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हो ये जो 3-4 पॉइंट हमने पढ़े हैं, इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 यानी 1951 से धीरे धीरे आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर से जो प्रतिबंध थे, जो रिस्ट्रिक्शन थी, उसे हटाना शुरू कर दिया। और इससे यह लाभ रहा कि भारत अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपनियों के साथ निवेश करना शुरू कर दिया। भारतीय खरीदारों को भी विभिन्न प्रकार के सामान आसानी से सस्ते दामों में मिलने शुरू हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। ठीक है, थोड़ा नेट की कमी है तो बफरिंग चल रही है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 4, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, सरकार इनकी स्थापना क्यों करती है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस बार। आंसर यहाँ पर मिलेगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन एक ऐसा जहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं, यानी कि जो वर्ल्ड लेवल की जो फैसिलिटी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, परिवहन और मनोरंजन यानी कि फनी टाइम्स, इंजॉयमेंट, एजुकेशन की सुव्यवस्थाएं की जाती हैं, और टैक्स में रियायत दी जाती है, यानी कि टैक्स की छूट दी जाती है। इसे ही कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषता। तो स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या होता है, जहाँ पर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि परिवहन, और मनोरंजन एंड एजुकेशन जैसी व्यवस्थाओं की फैसिलिटी होती है, और जो टैक्स होती है उसकी छूट होती है, फ्री टैक्स होता है। ऐसे क्षेत्र को विशेष यानी कि मेन इकोनॉमिक्स जोन कहा जाता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि मेन मोटिव क्या था, कि अधिक से अधिक इंटरनेशनल कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेज का उपयोग क्यों किया गया, सेज का उपयोग इसलिए किया गया ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उससे वो भारत में निवेश करें, यानी कि फॉरेन निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐसा जो मेन इकोनॉमिक्स जोन होते हैं उनको बढ़ावा दिया गया। ऐसे में जहाँ देश का उत्पादन बढ़ेगा वहाँ भारत के व्यापार में भी वृद्धि होगी, यानी कि हमारे देश के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रेड में भी क्या होगा, डेवलपिंग हो गए, इंक्रीजिंग हो गए, और अनेक लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयटेशन होगा, और लोगों को अवसर, बेरोजगारी की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो भी हल हो जाएगी। धीरे धीरे, पूरी तो नहीं हो सकती लेकिन उसका कुछ तो हल सहयोग मिलेगा। उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की नई नई वस्तुएं सस्ते दाम, यानी कि जो कंज्यूमर है उसे विभिन्न टाइप्स की जो प्रोडक्शन है और जो लो कॉस्ट पे भी प्राप्त हो जाएंगे। भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि जो इंडिया है यानी कि भारत है, इस पर ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हैं। तो देखा जाए तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो हम दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो भारत पे इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अब बात करते हैं, भारतीय उपभोक्ता को संचार के क्षेत्र में कम दामों पर दूरभाष के अच्छे उपकरण, रंगीन टेलीविजन सेट, अनेक प्रकार के बिजली के उपकरण मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव बताया गया है कि जो भारतीय उपभोक्ता है यानी कि इंडियन कंज्यूमर है, उसे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लो क्वालिटी में दूरभाष है, यानी कि कम्युनिकेशन के अच्छे उपकरण मिल जाते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया और अनेक प्रकार के बिजली इलेक्ट्रिशियन उपकरण मिल जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड, अनेक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली कंपनी, यानी कि बहुत विभिन्न प्रकार के फूड आइटम को प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला आदि, ने न केवल अनेक पेय पदार्थ यानी कि पीने लायक लिक्विड पदार्थ बनाए हैं, कराने शुरू किए, वरन खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में ऊंचा स्थान, यानी कि जो फूड सेक्टर था उसमें एक अपना अच्छा स्थान ग्रहण किया। ऐसे में
उपभोक्ताओं को भी काफ़ी लाभ होता है। विश्व के बाजार में भारतीय मलब सेवाओं की भागीदारी भी थोड़ी बहुत बढ़ी है, यानी कि जो कि वर्ल्ड मार्केटिंग है उसके अंदर इंडियन सेवा है, इंडियन सर्विस है, उसकी जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, वो थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा रहा है, बड़ा है। वो अनेक भारतीय कंपनियों को जैसे रैनबैक्सी, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स आदि को विदेशों में अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर मिला है, यानी कि इन कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी बनने के लिए अपने व्यापार को, ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास अवसर प्राप्त हुए हैं। यदि हम प्रयत्न करें कि अच्छा माल बनाने लगें तो हमारी प्रगति और अच्छी हो सकती है। ये देखिए इसमें एक डाटा दे रखा है जो कि आपका 91 का दे रखा है और 91 से 200 तक यानी कि 2000 शताब्दी दे रखा। हमारी विदेशी मुद्रा जो 1991 में केवल इतने करोड़ रुपए थी वह आज 2000 में इतने हो गई, यानी कि 1991। ये डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद करते हैं उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के परिणाम स्वरूप, यानी कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो नीति है, जो प्लानिंग है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करने के परिणाम स्वरूप हमारे जो बाजार हैं, जो हमारे मार्केट हैं, पूरी तरह परिवर्तित हो गए, यानी कि चेंज हो गए। अब बड़े बड़े मेगा मार्केट जैसे बड़े बड़े वस्तु भंडार खुल गए, यानी कि बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, भंडार, स्टोरेज आ गए, जहाँ एक ही छत के नीचे उपभोक्ता को सभी प्रकार की चीज़ें मिलने लगी। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक बार उसमें घुस जाओ, उसके अंदर फूड आइटम मिलेंगे, क्लॉथ्स मिलेंगे, हर प्रकार के आइटम आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वे वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से उत्पादकों को अपने उत्पादन में सुधार करना, यानी कि जो उनका प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार करना, उसको सही से देखना। इसके लिए प्रेरणा स्वरूप रोगों और बहुत लाभ रहा, उन्हें ऐसी चीज़ें सस्ते दामों पे मिली। और कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबलाइजेशन से किसी को लाभ होता है तो वो कंज्यूमर को हो रहा था, और किसी हर एक देश को ग्लोबलाइजेशन से लाभ होता है अपनी देश की आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर को सही करने के लिए। और इसीलिए किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए उसको ग्लोबलाइजेशन जो होता है, यानी कि वैश्वीकरण को उसकी रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, बैकबोन भी कह सकते हैं, जैसे कि सेकंड सेक्टर है, तो ग्लोबलाइजेशन उसको आपस में जोड़ने का काम भी करता है। मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं जो कि किसी देश को इकोनॉमी को अच्छे फायदा करती हैं। और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, मार्केट पर निगरानी रखने का काम बहुत अच्छे से करता है, जिसके चलते मार्केट में कालाबाजारी नहीं हो पाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की CBSE की कोई भी चैप्टर के नोट्स हो या कोई भी चैप्टर हो वो आप तक जल्दी से पहुंचे और अपने दोस्तों को शेयर